Hey everyone, let's start our today's class. चलिए फटाफट से शुरू कर देते हैं और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए प्लीज। चलिए, हमारा फर्स्ट वर्ड है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट के इन रियल 3 मीनिंग होते हैं, जिसमें से एक हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, 2 मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आप जानते ही हैं, जो रिफ्लेक्शन होता है, मिरर वगैरह है ना, जहाँ से आपका रिफ्लेक्शन होता है, वो है एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग होता है रिफ्लेक्ट का मतलब कोई चीज जो शो कर रही है ना। जैसे मान ले कि हम कह रहे हैं कि उसका जो ये नेचर है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितना क्रूअल है। रिफ्लेक्ट करता है मतलब शो करता है। और तीसरा मीनिंग जो हम अभी सीख रहे हैं, उसका मीनिंग होता है टू थिंक केयरफुली। रिफ्लेक्ट का मीनिंग तीसरा क्या हुआ? थिंक केयरफुली और सीरियसली, है ना। आप किसी चीज के बारे में बहुत केयरफुली, बहुत सीरियसली उस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका वर्ब है। तीनों में ही वैसे वर्ब है। तो अब हम इसके सिनोनिम्स देखें। कंटेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, प्लीज मार्क दिस वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दिस वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये पूछे जाते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, है ना। कंटेम्पलेट सोच विचार करना, थिंक करना, कंसीडर करना, मतलब आप चीजों को लेके कंसीडर कर रहे हैं। I need time to reflect on this decision means I need time to reflect on this decision, मतलब इस जो आपका डिसीजन है ना, इस चीज के लिए मुझे कुछ समय चाहिए, मतलब मुझे इस चीज के बारे में थोड़ा सोच विचार करना है, मुझे इस चीज को थोड़ा देखना है, समझना है ना, सोचना है मुझे इस चीज के बारे में। जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं ना, ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक, तो वहीं पे मैंने क्या लगा दिया? रिफ्लेक्ट। ऑलवेज रिफ्लेक्ट बिफोर यू स्पीक मीन्स ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक। अब अगर सपोज कि ये आपके एग्जाम में ऐसे आ जाता है, रिफ्लेक्ट यहाँ पे अंडरलाइन करके आ जाता है। जनरल एग्जाम्स में आते हैं ना कि एक सेंटेंस दिया है, फिर उसमें से अंडरलाइन कर देते हैं और फिर बोलते हैं इसका सिनोनिम आप बताइए। तो अगर आपको ये ना पता कि रिफ्लेक्ट का मीनिंग थिंक भी होता है, तो आप क्या इसका मीनिंग यहाँ पे मार्क करेंगे? आप इसका मार्क कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, है ना। बट शो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे रिफ्लेक्ट का मीनिंग क्या है? रिफ्लेक्ट का मीनिंग है कंटेम्पलेट। तो अब सिनोनिम्स में मान लो कंटेम्पलेट दिया हुआ है, तो आप मार्क यही करके आएंगे। इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक ही शब्द के जो अलग अलग मीनिंग होते हैं वो हमें सीखने के लिए मिलते हैं। डन है। नेक्स्ट हमारा है फ्रेजल वर्ब। सो फ्रेजल वर्ब कौन सा है हमारा? कैरी आउट। कैरी क्या है? वर्ब है। आउट क्या है? ये प्रपोजिशन है। अच्छा, कैरी आउट को ऐसे समझते हैं, कैरी आउट को ऐसे समझो, कैरी करना मतलब किसी चीज को लेना। कैरी करना मतलब किसी चीज को लेना। कैरी मीन्स टू टेक समथिंग, है ना। कैरी मीन्स टू टेक समथिंग। एंड आउट को ऐसे सोचो कि आपने उसको आउट कर दिया, मतलब उसको परफॉर्म कर लिया। आउट मतलब क्या हुआ यहाँ पे? आउट का मतलब हो गया आपने उसको परफॉर्म कर दिया, आपने उसको कंप्लीट कर दिया। आउट हो गया मतलब अब ये हो गया, इसने जो अपना काम करना था वो इसने कर दिया है। सो कैरी आउट मतलब आपने एक चीज ली और फिर आपने उसको परफॉर्म कर ली, मतलब किसी चीज को आपने स्टार्ट से लेके फिनिश आपने उसको कंप्लीट कर दिया प्रॉपरली। सो कैरी आउट इज योर फ्रेजल वर्ब। अब देखो, कैरी जो है ये वर्ब है। वर्ब है, इसका मतलब ये अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम एक वो बता रहे हैं, उसकी हैबिट बताना चाहते हैं, यानी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाया, तो यहाँ पे हमने कैरीज आउट बना दिया। ठीक है, तो ऐसे परेशान नहीं होना, यहाँ पे हमने इसको अपना V3 में बना दिया। तो ये हमें पता होना चाहिए कि वर्ब है तो मतलब उसको हम किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड हो गया है। फ्रेजल वर्ब चेंज होती है ना, वर्ब है, अकॉर्डिंगली आपका टेंस एंड सब्जेक्ट चेंज होगी ही होगी। सो कैरी मीन्स लेना उस चीज को, और आउट मीन्स उसको परफॉर्म करना, उसको एग्जीक्यूट करना। सो कैरी आउट मीन्स टू डू समथिंग कंप्लीटली, मीन्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश आपने वो चीज को कंप्लीट किया, परफॉर्म किया आपने उस चीज को, एग्जीक्यूट किया, कंप्लीट किया, कंडक्ट किया, है ना। अकम्प्लिश मतलब अचीव को बताता है वैसे तो। अकम्प्लिश का अगर मैं प्योर सिनोनिम की बात करें तो वो आपका क्या बताता है? अकम्प्लिश करना मीन्स उस चीज को अचीव करना, बट ये कैरी आउट का भी सिनोनिम है। इम्प्लीमेंट मतलब उस चीज को एग्जीक्यूट करना। अब जैसे हम उसकी हैबिट के बारे में बता रहे हैं ना, शी ऑलवेज कैरीज आउट हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिंसियरली, मतलब जेन्युइनली वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करती है, उनको परफॉर्म करती है। शी रिफ्यूज टू कैरी आउट इलीगल ऑर्डर्स, कि भाई जो इलीगल ऑर्डर्स हैं उनको मानने से, उनको परफॉर्म करने से, उनको इम्प्लीमेंट करने से उनको उसने रिफ्यूज कर दिया, उनके लिए उसने मना कर दिया। द सर्वे वॉज कैरिड आउट अक्रॉस द कंट्री मीन्स कंडक्टेड, है ना, कि जो सर्वे था वो
ऑल ओवर द कंट्री में वो कंडक्ट हुआ था, मतलब सब जगह वहां पे उसको परफॉर्म किया गया था, उसके बारे में जांच पड़ताल की गई थी। सर्वे करना मतलब चीजों के बारे में जानना ना भाई, कोई क्या, हम किसी चीज के बारे में अगर मान लेते हैं सर्वे कर रहे हैं, मतलब हम सबके बारे में जान रहे हैं, आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि हाँ सर्वे से ये पता चला है कि लोगों को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो जो सर्वे था वो ऑल ओवर कंट्री में आपका परफॉर्म हुआ था, वहां पे कंडक्ट हुआ था। डन है। कैरी मीन्स किसी चीज को लेना, और आउट मीन्स उसको परफॉर्म करना। सो कैरी आउट मीन्स टू डू समथिंग कंप्लीटली, मतलब फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। डन, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। कैरी आपका वर्ब है, तो ये किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना चेंज होगा ही होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेसिप्रोकेशन। ओके, एक सेकेंड, ये क्या हुआ? हाँ, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? रेसिप्रोकेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? रेसिप्रोकेट करना, मतलब जैसा आप मेरे साथ कर रहे हैं उसी सेम एनर्जी को वापस में आपको देना। सो आपने मुझे प्यार दिया, मैं आपको प्यार दे रही हूँ, आप मुझे हेट कर रहे हैं, मैं आपको हेट कर रही हूँ। सो दिस इज योर रेसिप्रोकेट, मीन्स जैसी एनर्जी आप मेरे तक भेज रहे हैं, सेम एनर्जी मैं आपको दे रही हूँ। सो रिटर्न मतलब एक वैसे वाला हो गया ना। सो रिटर्निंग समथिंग मतलब जो भी, जैसे आपका एक्शन हो गया, लव टू लव, फीलिंग हो गई ये वाली, तो लव एंड लव। एक्शन हो गया, आपका बिहेवियर हो गया, आप मेरी तरफ रूड रहेंगे, देन आई विल डू द सेम, राइट, इन रिस्पॉन्स टू व्हाट समवन एल्स हैज डन। सो लैक ऑफ रेसिप्रोकेशन वीक कैन वीकन रिलेशनशिप। ऐसे ही होता है ना कि अगर आप एक तरफ से मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर को प्यार कर रहे हैं, उनको केयर करते हैं, बट वहां से आपको सेम चीज रेसिप्रोकेट नहीं हो रही है, देन ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद में आप भी थक जाएंगे। सो लैक ऑफ रेसिप्रोकेशन कैन वीकन रिलेशनशिप। तो ऑब्वियसली ये चीज हमारे रिलेशंस को कमजोर कर ही देती है। ही सपोर्टेड मी बट आई कुडंट ऑफर प्रॉपर रेसिप्रोकेशन, मीन्स उसने मुझे सपोर्ट किया लेकिन मैं उसको वो जो सेम चीज थी मैं उसको नहीं दे पाया। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आपने तुरंत हुआ तो तुरंत हम दे देंगे, बट हाँ जब मौका मिले, जब टाइम मिले और हम तब भी उसको वो चीज ना दे पाए, तब फिर वहां पे प्रॉब्लम है, वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है इन रियल। सो रेसिप्रोकेशन TION लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। रेसिप्रोकेट अगर यहाँ पे टी के बाद ई हो जाता तो ये वर्ब हो जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना है, रेसिप्रोकेट करना मतलब इन द सेम वे, मतलब इन द सेम एनर्जी आप वो उसको रिटर्न कर रहे हैं। लव है तो फिर आप उसको प्यार दे रहे हैं, हेट है तो आप उसको हेट कर रहे हैं। जैसे आप लोग थोड़ा रेसिप्रोकेट कम करते हैं, है ना, आप मुझे बताते ही नहीं है, कम, बहुत कम बच्चे बताते हैं हाँ क्लास में उनको क्या अच्छा लग रहा है, कैसे उनकी इम्प्रूवमेंट हो पा रही है, कौन से आर्टिकल उनको पसंद आते हैं, बहुत कम बच्चे हैं। आप लोग बिल्कुल रेसिप्रोकेट नहीं करते हो, लाइक भी बहुत कम करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, अपनी बातें भी मेरे तक शेयर नहीं करते हो। दिस इज वेरी बैड, प्लीज रेसिप्रोकेट। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज योर आपका कॉन्शियसली। कॉन्शियस मतलब हम अपने अवेयर है हम उन चीजों को लेके, और LY लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया हमारा एडवर्ब। तो हम किसी काम को कर रहे हैं फुल, हम उस काम को कर रहे हैं विद अवेयरनेस, भाई मुझे पता है मैं वो क्या काम कर रही हूँ, मैं अवेयर हूँ उस चीज को लेके, मैंने इंटेंशनली वो काम किया है। जैसे ही डिड इट कॉन्शियसली नॉट बाय एक्सीडेंट, तो भाई उसने, जैसे हम कहते हैं ना यार ये ना गलती से हो गया होगा, मुझे नहीं लगता उसने जानबूझ के ऐसा किया होगा। अरे भाई, ही डिड इट कॉन्शियसली मतलब उसने जानबूझ के ऐसे किया है, ये कोई बाय मिस्टेक नहीं हुआ है, ये रियल में उसने इंटेंशनली ऐसा किया है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, तो अब आप ऐसे बोल सकते हैं, ओ प्लीज ही डिड इट कॉन्शियसली, मतलब जानबूझकर उसने किया, इंटेंशनली उसने किया है ना, नोइंगली उसने किया है, जानबूझकर उसने किया, पर्पसली उसने किया है, जानबूझकर, माइंडफुली मतलब उसको पता था कि वो क्या कर रहा है, डेलिबरेटली। सॉरी। ओके, स्टार्ट कॉन्शियसली थिंकिंग इन इंग्लिश, मतलब आपको अपने आप को अगर हम किसी भी चीज में इंप्रूव करना चाहते हैं, तो फिर हमें थोड़ा उस चीज को लेके माइंडफुल होना पड़ता है ना, कि हम उस चीज के ऊपर में ध्यान दें, उसके बारे में सोचें, है ना, उसको टाइम दें। और ऐसा नहीं होता कि आप जब ग्रामर बुक लेके बैठे हैं, वोकैबलरी लेके बैठे हैं, या न्यूज़पेपर में जैसे अब अभी पढ़ रहे हैं तभी आप इंग्लिश में सोचें। अगर आप अब किसी भी चीज में इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसको आप डेलिबरेटली उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में आप देखिए, आप उसको हर तरफ पे फिर वो आपको चीज दिखने लग जाएगी।
तो आई वॉज ऑन कॉन्शियसली इग्नोरिंग यू, जैसे आप कह सकते हैं ना यार मैं तुम्हें जानबूझ के इग्नोर थोड़ी कर रहा था, मैं तुम्हें ऑन पर्पस इग्नोर थोड़ी कर रहा था। सो आई वॉजंट कॉन्शियसली इग्नोरिंग यू, मैं जानबूझ कर तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था। तो ये क्या है, मैंने बता दिया आपका एडवर्ब है, कॉन्शियस आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, ओके। अब जैसे ना आपके जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें डिफरेंट ही इंग्लिश आती है। मतलब अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी इंग्लिश अलग ही आती है। आप किसी भी मतलब इंग्लिश सबकी सेम है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो आप ये मत सोचिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वही इंग्लिश आप पढ़ेंगे तो आपका पेपर क्लियर होगा। आप ये पढ़ रहे हैं, इसको सिंसियरली पढ़ रहे हैं, और फिर आप अपने रियल में जो एग्जाम है उसमें अप्लाई करके देखेंगे, यही वोकैबुलरी आपको मिलेगी, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए वो मिलेगा। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हम इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस पर टाइटल ये लिखे होना चाहिए तभी मैं वो क्लास अटेंड करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो ये जो क्लासेस हैं ये हर एक एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। चलो अब देखते हैं आर्टिकल हमारा, फाइन लाइन बिटवीन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बहुत फाइन लाइन है, एक बहुत बारीक सी लाइन है। ठीक है, सो चलिए हम ना समझते हैं ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में डिफरेंस क्या है। राइट, तो मुझे लगा बहुत सही आर्टिकल है। दो शब्दों के बीच में डिफरेंस भी सीखने को मिलेगा और हमारी रीडिंग भी हो जाएगी। सो व्हाई नॉट, लेट्स डू दिस। When I told my mother that it was our duty to take care of our parents, she gently responded, perhaps with a touch of pain, is it only a duty, nothing more? Okay. When I told my mother that it was our duty to take care of our parents. So जब मैंने अपनी माँ को बोला, when I told my mother, told जैसे told जो है ये कहाँ से आया है, ये tell से आया है। ठीक है, सो टेल आपका बेस वर्ड है, यानी जो मेन शब्द है वो टेल है, फिर ये सेकंड एंड थर्ड फॉर्म इसका टोल्ड ही हो जाता है, फिर आप जानते हैं इसका फोर्थ फॉर्म टेलिंग होता है, एंड फिफ्थ फॉर्म इसका टेल्स होता है। यहाँ पे आई टोल्ड, हैज हैव हैड कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये V2 है यहाँ पे। सो व्हेन आई टोल्ड, अच्छा टोल्ड जो है आपका जैसे से और टेल वाले में यही डिफरेंस होता है, से टेल के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यानी वो पर्सन जिसको आप वो बात बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, बट यहाँ पे वो पर्सन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे जो मैसेज है जो इंफॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे टोल्ड के बाद हमने मदर लगाया क्योंकि ये यही सही है। ठीक है, आप टोल्ड के बाद यहाँ पे अगर पर्सन ना लगाएं तो फिर वहां पे एरर हो जाएगा। सो व्हेन आई टोल्ड माय मदर, जब मैंने अपनी माँ को कहा दैट इट वाज आवर ड्यूटी, कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने पेरेंट्स की केयर करें, तो शी जेंटली रिस्पॉन्डेड, मतलब आराम से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। शायद, परहैप्स मीन्स शायद थोड़ा उनको दुख हुआ कि इज इट ओनली अ ड्यूटी, क्या ये सिर्फ तुम्हारी ड्यूटी है, नथिंग मोर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो शायद उनको ये शब्द ड्यूटी ने हर्ट कर दिया, तो ड्यूटी की बजाय और क्या कहना चाहिए था। हर क्वेश्चन स्टेड विद मी, आई हैड नेवर थॉट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द वर्ड ड्यूटी। जो उनका ये क्वेश्चन था ना, इज इट ओनली अ ड्यूटी, क्या ये सिर्फ ड्यूटी है, तो इस चीज ने, ये जो क्वेश्चन था ये स्टेड विद मी, मतलब ये क्वेश्चन मेरे साथ रह गया, मतलब मेरे दिमाग में रह गया। अच्छा, स्टे के आप मुझे मिनिमम 2 सिनोनिम्स बता सकते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में, बताना जरा। और इस क्वेश्चन को ना हम प्रॉपरली इसका ग्रामर समझेंगे बाद में, अभी हम रुक जाते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन स्टेड विद मी, जो उनका क्वेश्चन था ना वो मेरे तक रह गया। ओके, I had never thought there was anything wrong with the word duty. I had never thought. Think का थर्ड फॉर्म है ये, had के बाद में आए। never means कभी नहीं, एडवर्ब है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब कुछ रॉन्ग है इस शब्द ड्यूटी को मैंने बोल दिया तो क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि इस शब्द के साथ भी कुछ मिस्टेक हो सकती है क्या। लेटर मीन्स बाद में, when I discussed this with my brother-in-law, he immediately suggested you could have said responsibility. लेटर बाद में जब मैंने ये मतलब अपने ब्रदर इन लॉ, यानी अपने किसको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, जो अपनी पत्नी का भाई होता है, साला, उसके साथ में जब मैंने डिस्कस किया तो मुझे उसने इमीडिएटली, मतलब तुरंत उसने सजेस्ट किया कि इंस्टेड ऑफ सेइंग ड्यूटी यू शुड हैव, लाइक यू कुड हैव सेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलना चाहिए था इंस्टेड ड्यूटी के। ओके,
अच्छा ये बताओ, अगर मुझे इसका प्लूरल फॉर्म बनाना हो, ब्रदर इन लॉ का प्लूरल फॉर्म बनाना हो, मतलब मेरा एक साला नहीं है, मेरे 3 साले हैं, तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा? प्लूरल बनाना मेरे को, ये आपका होमवर्क है, ये कमेंट कर देना प्लीज, रेसिप्रोकेट करो। ठीक है। सो व्हेन आई डिस्कस दिस विद माय ब्रदर इन लॉ, जब मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से डिस्कस किया तो उसने इमीडिएटली मुझे ये सजेस्ट किया कि तुम्हें क्या कहना चाहिए था। यू कुड हैव सेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी कहना चाहिए था इंस्टेड ऑफ ड्यूटी वर्ड। ओके, दैट वन वर्ड मेड अ डिफरेंस, ये एक जो एक शब्द है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एक वार्मर साउंड करता है, मतलब जैसे थोड़ा क्लोजनेस की फीलिंग देता है, रिलेशन की फीलिंग देता है। हिंदी में देखें तो दोनों का मतलब वही हो जाता है, काम करना है हमको, है ना, बट इसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाता है। जैसे क्या बोला है, तुम बहुत, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, छोड़ो अभी हम यहाँ फोकस कर लेते हैं। माई मदर टू सीम्ड सेटिस्फाइड विद इट, तो मेरी जो माँ है वो भी इस शब्द के साथ में सेटिस्फाइड लग रही थी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड के साथ में, ड्यूटी शब्द के साथ में वो थोड़ा सा उनको दर्द जैसा महसूस हुआ कि अच्छा ये सिर्फ मेरा ड्यूटी है, मतलब कर्तव्य है मेरा बस, कि मुझे आपका ध्यान रखना होगा, इसके ज्यादा कुछ और नहीं है। तो ये चीज उनको हर्ट कर गई, लेकिन जब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला तो इसी शब्द ने मुझे ऐसे लगा कि मेरी माँ इस शब्द से थोड़ा सेटिस्फाइड फील हुई। अच्छा, दिस मेड मी रिफ्लेक्ट डीपली ऑन द डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये जो शब्द है दिस मेड मी रिफ्लेक्ट डीपली, मतलब इसने मुझे क्या करने पे मजबूर किया, सोचने पे मजबूर किया कि भाई ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है। ओके, मैंने जैसे अभी आपको बोला कि जब ये पूरा पैसेज कंप्लीट होगा तब हम इस वाले सेंटेंस पे वापस आएंगे और फिर हम इसका ग्रामर प्रॉपरली समझेंगे। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देखें, इन एन ऑफिशियल एटमॉस्फेयर, आपको पता है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का डिफरेंस, तो वही हम अभी यहाँ पे सीख लेते हैं। चलिए, इन एन ऑफिशियल एटमॉस्फेयर वी परफॉर्म आवर वर्क सिंसियरली एज पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी, है ना। सो ड्यूटी जनरली किस एटमॉस्फेयर से रिलेटेड शब्द है? ये है हमारा ऑफिशियल एटमॉस्फेयर से रिलेटेड शब्द है। हम जनरली ड्यूटी कहाँ पे करते हैं? ऑफिस के अंदर करते हैं, है ना। हम घर पे ड्यूटी कर रहे हैं, वो अब देखो ये हम कितना डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है ना शब्दों के साथ में। हमको लगता है शब्दों से क्या है, इंग्लिश या कोई भी भाषा वो आपको आपकी बातों को पहुंचा रही है, तो वर्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहते हो यार तुम मेरे शब्द पकड़ लेती हो, अरे शब्द ही तो पकड़ेंगे और क्या है, हम तुम्हारे दिल थोड़ी देख पाएंगे, तुम जो बोल रहे हो हमें उसी से तुम्हारे इमोशन समझ में आएंगे ना। सो यस, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन एन ऑफिशियल एटमॉस्फेयर, तो एक कैसे एटमॉस्फेयर में, ऑफिशियल एटमॉस्फेयर में, मीन्स फॉर्मल एटमॉस्फेयर में हम करते हैं अपना काम कैसे, सिंसियरली मतलब जेन्युइनली, बट वो हमारी ड्यूटी होती है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो हमारी ड्यूटी है। तो ड्यूटी कहाँ पे की जाती है? ऑफिशियल एटमॉस्फेयर में। इवन इफ वी डू नॉट, अब यहाँ पे इसका डिफरेंस समझो, even if we do not fully agree with our superiors ideas, we carry out task for the smooth functioning of the organization, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इवन इफ, अगर हम उनसे मतलब जो हमारे सुपीरियर्स के जो आइडियाज हैं, जो उनके पॉइंट्स हैं, अगर हम उनसे फुल्ली एग्री भी नहीं करते हैं ना, तब भी हम वो टास्क परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इवन अगर हम उस चीज में अग्री नहीं कर रहे हैं फिर भी हम वो काम कर रहे हैं, एंड दिस इज द वर्ड ड्यूटी कम। A duty demands completion often within a deadline whether or not our heart is fully involved, तो ये है ड्यूटी क्या डिमांड करती है भाई, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो आपको टास्क दिया गया है, जो आपको टास्क दिया गया है वो आप कंप्लीट करिए, वो भी भाई विद इन अ डेडलाइन, जो डेडलाइन आपको दी गई है उसी में आपको वो काम पूरा करना है, चाहे आपका दिल वहां पे फुली इन्वॉल्व हो या ना हो, आपको काम करने से मतलब है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई देखो अभी तुमको 2 दिन की बीमार हमने सिक लीव दे दी है, इससे ज्यादा नहीं है, सो यू हैव टू कम, तो अब आपको आना ही पड़ेगा। तो भाई ये डेडलाइन है, आपको काम करना पड़ेगा, आज क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपको काम करना ही पड़ेगा। सो वेदर और नॉट आर हार्ट इज फुली इन्वॉल्व, तो अगर हमारा दिल वहां पे इन्वॉल्व है नहीं है फिर भी हमें वो काम तो करना ही है।
वहीं पे ये शब्द आता है ड्यूटी। एट टाइम्स का मतलब होता है सम टाइम्स, कभी कभी। एट टाइम्स का मतलब क्या होता है, सम टाइम्स वी मे इवन एक्ट आउट ऑफ कंपल्शन फ्रॉम हायर अथॉरिटीज। तो कभी कभी हम वो काम क्यों करते हैं, कंपल्शन है हमारे ऊपर में, वो करना ही करना है, क्योंकि हम हमारे को भाई वो टास्क है, वही हमको असाइन किया गया है, हमको वो काम करना ही है ना। येट वी एग्जीक्यूटेड प्रोफेशनली विदाउट अलाउइंग इमोशंस टू इंटरफेयर। तो फिर हम उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं प्रोफेशनली, अपने इमोशंस को बिना इंटरफेयर किए हुए, मतलब इमोशंस हम उसमें नहीं आने देते, नहीं अच्छा लग रहा है भाई, जैसे बोलते हैं ना, अबे यार देखिए ड्यूटी है तो करना ही पड़ेगा, इसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं है, ऐसे सुना है ना, ये ड्यूटी है। तो ड्यूटी का मतलब ओवरऑल हम समझें तो क्या कहना चाहते हैं कि ड्यूटी का मतलब है जहाँ पे हमारा फुल्ली हार्ट इन्वॉल्व हो ना हो, हम उनकी बात से कंप्लीटली अग्री करें ना करें, फिर भी वो काम हमें कंप्लीट करना ही पड़ेगा, वो भी डेडलाइन के अंदर ही अंदर। हम अपने इमोशंस को वहां पे इंटरफेयर नहीं करने देते, नहीं अच्छा लग रहा होता फिर भी हम वो काम कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउएवर फील्स डिफरेंट, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफरेंट है भाई। इट इज कैरिड आउट विद विलिंगनेस एंड इनर एक्सेप्टेशन, है ना, इनर आपका एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे समझो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये डिफरेंट है। हम इस काम को करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं वो काम को करना, क्योंकि हमने वो काम को, हमें अंदर से हमारे को वो एक्सेप्टेंस है कि मैं ये काम करना चाहती हूँ। जैसे कि अगर मैं सीरियसली बताऊं, टीचिंग इज नॉट माई ड्यूटी, है ना, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई लव इट। मैं चाहती हूँ, मैं, मेरे पास ऐसे बहुत मौके थे जब मैं यहाँ से हट सकती थी, बट नहीं, मेरे को यही है, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट माई ड्यूटी। इट कंसिडर्स द इन्फ्लुएंस अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन हैज हैड ऑन आवर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ड्यूटी में ऐसा कोई सीन नहीं है, वहां पे कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में एब्सोल्युटली हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। इट कंसिडर्स द इन्फ्लुएंस अ पर्सन, मतलब भाई अब हम वो रिस्पॉन्स, जैसे अब तुम लोग हो, ठीक है, अब तुम लोग का एक प्रभाव है मेरे ऊपर में, तुम लोग अच्छा बोलते हो तो मेरा मूड अच्छा होता है, कुछ खराब बोलते हो तो मेरे को लगता है यार ऐसा कैसे हो गया। तो वहां पे मेरे को वो, मतलब वो इमोशन, मतलब ड्यूटी में भी हमारे इमोशंस होते हैं, बट कहते हैं ना छोड़ना यार, क्यों इतना सोचना है, बट अगर तुम मेरे को गलत बोलोगे तो मेरे को उस चीज से बहुत इम्पैक्ट होगा, अच्छा बोलोगे तो उससे मेरे को और भी इम्पैक्ट होगा। तो हमारे इमोशंस हाईली इन्वॉल्व हैं इस चीज के अंदर में, है ना। तो वो जो पर्सन है या वो जो चीज है भाई, उसका हमारी लाइफ के ऊपर में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये हैज हैड समझ में आ रहा है कि हैज हैड एक साथ में क्यों लगाया हुआ है। लाइक इट कंसीडर्स, ये इसका सब्जेक्ट हो गई, ये वर्ब हो गई, द इन्फ्लुएंस अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन, ये ओके, द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। अब ये और से कनेक्ट हुआ है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन हो गया, बट देखो मैं यहाँ पे हैज हैड के ऊपर में रुकती हूँ जरा। हैज क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अब आपको जानते हैं हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3 आती है, ये हम जानते हैं, हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3 आती है। तो भैया हैड जो है ये V3 है, कैसे, हैव आपका बेस फॉर्म है, मैं फटाफट से कर देती हूँ, हैड हमारा V2 और V3 दोनों होता है, फिर उसके बाद हैविंग हमारा फोर्थ फॉर्म होता है और हैज हमारा फिफ्थ फॉर्म होता है। तो हैड हमारा थर्ड फॉर्म भी है, और हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म भी आता है, यानी कि हम एब्सोल्युटली हम हैज प्लस हैड लिख सकते हैं, हम हैव प्लस हैड भी लिख सकते हैं, हम दो बार हैड भी लगा सकते हैं, हैड प्लस हैड। देखो इस हैज प्लस हैड का मतलब हुआ सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रेजेंट आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव हैड का मतलब हुआ सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इवन अभी भी आपका आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैड हैड का मतलब क्या हुआ, ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया है। हैव हैड का हम परफेक्ट में यूज करते हैं, हैज और हैव प्रेजेंट में आता है, हैड पास्ट में आता है, बट ये वाला जो हैड है ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक्शन नहीं बता रहा है, यहाँ पे किसी चीज के होने का बता रहा है, जैसे कि अब जैसे हम बोलते हैं ना आई हैव अ कार, तो ये प्रेजेंट में बता दी मेरे पास एक कार है, ठीक है। तो इट कंसीडर्स, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, वो इन्फ्लुएंस है उस व्यक्ति का और या इंस्टीट्यूशन का हमारे जीवन के ऊपर में। बाकी मैं इसको डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, एक बार देख लेना, इसी चैनल पे मैंने हैज हैव हैड को लेके इसको पढ़ाया हुआ है डिटेल में, वहां पे देख लेना। Responsibility arises from reciprocation and reciprocation ideally should be born out of love। अब ये देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है? हम रेसिप्रोकेशन से। जैसे कि अब देखो, अब जैसे टीचिंग है, मेरा टीचिंग फेवरेट कैसे बना, मतलब टीचिंग मेरी ड्यूटी ना बन के मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनी? जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैं लिटरली बताऊं, मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहती थी इन रियल, मतलब सच्ची वाला, मतलब मेरे को चाहिए ही नहीं था कि मैं टीचर बनूं। मेरे पापा बोलते थे, मैं गुस्सा हो जाती थी। बट जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, ऐसे ही पढ़ाना शुरू किया, तो भाई जब मेरे को वो मतलब एक डिफरेंट टाइप ऑफ लव मिलने लगा बच्चों से, मतलब तब मैं छोटे बच्चे पढ़ाती थी, मतलब पहले मैं होम ट्यूशन वगैरह, तो एक डिफरेंट टाइप का वहां से मुझे प्यार मिलने लगा। मुझे भाई ऐसे डिफरेंट टाइम, धीरे धीरे मुझे ऐसे फील हुआ कि यार, मतलब कितना नोबल काम है ये भाई, ये तुम सिर्फ उस बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हो, उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, वो तुमको कितनी हाई होप्स के साथ में देख रहे हैं, क्या कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इन रियल। और जो ये प्यार है, मतलब हम पैसे कमा रहे हैं ये तो सेकेंडरी हो गया, जो लव है वो प्राइमरी बन जाता है, मेरे लिए तो बन ही गया। तो ये एक रेसिप्रोकेशन, मतलब वो जो प्यार मुझे मिलने लगा, वहां से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनी, ड्यूटी नहीं बनी, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड रेसिप्रोकेशन आपका आइडियली कैसे आता है? आउट ऑफ लव आपका होना चाहिए। बॉर्न आउट मीन्स अराइज, है ना, कम फ्रॉम। सो शुड कम फ्रॉम लव, मतलब अब जैसे आई डू दिस वर्क बिकॉज आई लव यू, बिकॉज आई लव टीचिंग, ना कि मुझे ये करना है। तो भाई देखो, अब पेरेंट्स वाली बात है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा प्यार है वहां पे, है ना कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे करना ही पड़ेगा, जहां पे ये हो जाए ना करना ही पड़ेगा, वहां ड्यूटी है, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। It includes emotional involvement and physical support, not merely obligation. तो जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें आपके इमोशंस, आपका फिजिकल सपोर्ट इन्वॉल्व होता है, ना ही सिर्फ मेयरली मीन्स ओनली, आपकी सिर्फ ऑब्लिगेशन मीन्स कि आपको ये काम करना ही है, आप बांध्य हो इस काम के कि ये काम आपको करना ही पड़ेगा। तब वहां पे वो ड्यूटी होती है ना, कि भाई देखो मन करे या ना करे जाना तो पड़ेगा ही, ये है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके इमोशंस इन्वॉल्व है, आपको वहाँ पे डेफिनेटली फिजिकल सपोर्ट होता है। जैसे हम पेरेंट्स की बात करें, इवन मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो आज भी मतलब कल मेरे को थोड़ा सा काम था, मैंने बोला तुरंत हो गया। तो दिस इज समथिंग विच लाइक रेसिप्रोकेशन बॉर्न आउट ऑफ लव। ये आइडियली प्यार से जनरेट होता है, ऐसा नहीं है कि भाई अब अगर तुमको करना ही पड़ रहा है तो फिर वो आपका ड्यूटी है, फिर वो आपका वो नहीं है, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। when we speak of duty when we speak of duty, we often associated with official roles and at times with monetary compensation. अब यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, तो जब हम ड्यूटी की बात करते हैं, we often means अक्सर, हम इसको किससे कनेक्ट करते हैं, एसोसिएट करते हैं ऑफिशियल रोल्स के साथ में, और एट टाइम्स मीन्स कभी कभी, और जनरली भाई ऐसे देखा जाए तो इसके साथ में मॉनेटरी कंपनसेशन जुड़ा ही होता है, मतलब पैसे इसके साथ में कनेक्टेड होते ही हैं। बट जैसे अब टीचिंग है, टीचिंग में ऑब्वियसली पैसे कनेक्टेड है, बट यहाँ पे ये आउट ऑफ लव भी है मेरे लिए, इसमें मेरे इमोशंस भी इन्वॉल्व है, मैं करना चाहती हूँ, मैं करना पड़ेगा नहीं है, आई वॉन्ट टू डू दिस, नॉट आई हैव टू डू दिस। देयर इज डिफरेंस बिटवीन आई वॉन्ट टू, लाइक आई लव टू डू दिस, एंड आई हैव टू, तो आई लव टू डू दिस, तो ऑब्वियसली ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक टीचर भी हो सकते हैं जो आए अपने सब्जेक्ट को पढ़ा के चले जाएं, वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, बट वहीं पे वो बच्चों को समझें कि भाई इसको नहीं समझ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर रहे हैं, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम ऑन द अदर हैंड देखें, तो इट रूटेड इन अफेक्शन, ग्रेटिट्यूड एंड मॉरल कमिटमेंट। तो ड्यूटी किस में, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है, कहाँ से जन्म होता है भाई? अफेक्शन से, हमारा कनेक्शन है, हमको लगाव है उस चीज से, हम ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, हम उनके प्रति मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि मतलब कृतज्ञ है टाइप। जैसे तुम स्टूडेंट हो, अगर मुझसे इतना प्यार करते हो, कहीं ना कहीं मेरे से कनेक्ट करते हो, तो मेरे को वो ग्रेटिट्यूड है कि यार कि मुझे अपने बच्चों को इतना तो देना है, मैं उनको धोखा नहीं दे सकती, है ना, एक मॉरल कमिटमेंट है वहां पे। दैट इज वाई वी मे रिटायर और रिजाइन फ्रॉम आर ऑफिशियल ड्यूटीज, बट वी कैन नेवर रिजाइन फ्रॉम आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो दिस इज ट्रू, इसीलिए हम रिटायर हो सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं ऑफिशियल ड्यूटीज से, लेकिन हम कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिजाइन नहीं कर सकते हैं ना। ड्यूटी से आप रिजाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिजाइन नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे बोला जाता है ना कि जो मदर होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो रही होती है ना, तो वो उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती है, बट वो एक टाइम पे फिर ड्यूटी बन जाती है, जब वो चीज़ कंपल्शन हो जाती है तो फिर वो ड्यूटी हो जाती है।
आउट ऑफ लव हम वो चीज़ कर रहे हैं, तब वो ड्यूटी नहीं है। At work, we may consciously separate emotion from execution. At home, emotions are the very foundation of our actions. So बहुत सिंपल है, जहाँ पे हमने अपने इमोशंस को अपने काम से अलग रखा हुआ है वो ड्यूटी है, जहाँ पे हमारे इमोशंस कंप्लीटली इन्वॉल्व हैं वहाँ पे भाई आपका वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। येट आई स्टिल वंडर, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कैन रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट एग्जिस्ट इन एन ऑफिशियल एटमॉस्फेयर। अब यही तो हम बात कर रहे थे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिशियल एटमॉस्फेयर में नहीं होती है? सर्टेनली इट कैन, हो सकती है, डिपेंड करता है काम करने वाले व्यक्ति पे। when we think beyond instructions, when we act for the long term good of the organization despite immediate pressures, our duty transforms into responsibility. When we think beyond instructions, मतलब जब हम भाई इंस्ट्रक्शन के बाहर जाके सोच रहे हैं, हम सिर्फ हमको वो टास्क वाला टास्क नहीं कर रहे हैं, हम इन रियल उसको काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ पे जो हमारी ड्यूटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ट्रांसफॉर्म के साथ हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं? इनटू। ठीक है, आगे सिमिलरली एट होम केयरिंग फॉर पेरेंट्स इन अ रूटीन और रोटेशनल मैनर मे अपीयर एज ड्यूटी। हो एब्सोल्युटली हो सकता है ना, जब आप कोई काम जब भी आपको ऐसे लगा ना मुझे करना पड़ रहा है, तब वो ड्यूटी बन जाती है। जब अगर आपको वहां पे मतलब ऑब्लिगेशन फील हो रही है कि यार करना ही पड़ेगा, but when we try to understand their unspoken expectations and ensure their comfort with love and patience, it becomes responsibility. सेम चीज, तो जब हम उनके अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब जो चीज उन्होंने बोली नहीं है बट हमको समझ में आ जाती है कि यार इसको ये चीज चाहिए, वहां पे वो हमारा लव होता है, वहां पे वो हमारी केयर होती है, वही उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। Perhaps the difference lies not in the action itself but in the depth of involvement, right? So difference इसमें नहीं है, एक्शन में नहीं है, काम में नहीं है कि आप ऑफिशियल इन्वायरमेंट में कर रहे हैं कि आप घर पे काम कर रहे हैं। डिफरेंस इसमें है कि आप उस काम को कर कितनी गहराई के साथ रहे हैं। जैसे कि टीचिंग है, टीचिंग इज ऑल्सो योर ऑफिशियल वर्क ना, बट इसमें डेप्थ फर्क पड़ती है। आप सेम ही चीज को आप ऑफिस में काम कर रहे हो बट आप उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हो, आपका इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट है, तो वहीं आपका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट हो सकता है। मतलब आप वहाँ पे ड्यूटी ना परफॉर्म करके आप रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करें। सो इन द एंड ड्यूटी में कंप्लीट अ टास्क बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट्स अ रिलेशनशिप। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ड्यूटी जो है वो डेफिनेटली एक टास्क तो कंप्लीट कर देती है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिलेशनशिप को कंप्लीट करती है, मतलब रिलेशनशिप बिल्ड करती है। तो अब वो रिलेशनशिप आप कहीं भी बिल्ड कर सकते हैं, है ना, तो वहीं पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि आप ड्यूटी कर रहे थे क्योंकि आपने रिलेशंस बनाए वहां पे। तो अभी मैंने आपको एक सेंटेंस बोला था जिसको हमने कहा कि हम इसको पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे, हर क्वेश्चन स्टेड विद मी, ये वाला था, इसको चलो हम डिस्कस करते हैं। तो क्या था भाई क्वेश्चन? हर क्वेश्चन स्टेड विद मी। अरे इसको मैं थोड़ा मोटा कर लेती हूँ ना, दिख रहा है तुम लोग को? तुम लोग सोचते होगे मैम हम तो अभी आपको जवाब दे नहीं पा रहे हैं, फिर आप हमसे पूछ क्यों रही हैं? फिर किससे पूछूं मैं, बताओ। हर क्वेश्चन स्टेड विद मी, एक एक चीज को समझे, पहले इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लेते हैं। हर क्वेश्चन, हर क्या है आपका? उसका क्वेश्चन, ठीक है, उसका उनका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में जो बात बताए वो होते हैं एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव कैसा है? किसी का बता रहा है, तो पजेशन बता रहा है, तो इसीलिए हर क्या हो गया है? पजेसिव एडजेक्टिव है। और किसका है? ये शी का पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म बना है, ठीक है, तो ये शी का पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है। ओके, स्टे क्या है? ये वर्ब है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है इसका? अगर हम देख ले तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा स्टे, फिर सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? स्टेड, और यही इसका थर्ड फॉर्म भी होता है। फोर्थ फॉर्म स्टेइंग हो जाएगा और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा इसका स्टेज, ठीक है। विद क्या है? विद आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशंस के क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन करता है। यहाँ पे क्या आया है? प्रोनाउन आया है। प्रोनाउन क्या है? ये मी है। मी क्या है आपका? आई का। आई जो है
आई का ऑब्जेक्टिव के, जैसे कि अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस, ठीक है, ऐसे लग देते हैं, डू दिस, मैं ये काम करना चाहती हूँ। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि वॉन्ट से पहले आया है, सब्जेक्ट है। बट अगर मैं इसी को ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, जैसे मान लो मैंने बोल दिया, मैंने बोला, हाँ मैंने बोला ही वॉन्ट्स टू मीट मी, वो मुझसे मिलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू मीट मी, ही वॉन्ट्स मी टू डू दिस वर्क, चलो ऐसे कर देते हैं यहाँ को, ही वॉन्ट्स मी टू डू दिस वर्क, वो चाहता है कि मैं ये काम करूं, डू दिस वर्क। अब ये वॉन्ट वर्ब हो गया, वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हो गया मी, यानी आई जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म है और मी उसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। और हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट आता है प्रपोजिशन के बाद, यानी कि अगर प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। सो आई ना आके यहाँ पे क्या आया, मी आया है, ठीक है। मी क्यों आया समझ में आ गया, क्योंकि अगर कभी भी आप प्रोनाउन लगाएंगे तो प्रोनाउन का आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो प्रोनाउन के प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपके वही प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे मी आया है, ये क्लियर है। अच्छा ये हो गया। अब हम देखें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है आपका, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है इसका। अगर हम इसके टेंस को आइडेंटिफाई करें तो टेंस कैसा है इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसा है, ये पॉजिटिव टेंस है, ये मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बना हुआ है ना। हर क्वेश्चन जो उसका क्वेश्चन है वो मेरे साथ में स्टे किया, पॉजिटिव है। बट अगर इसी का हम नेगेटिव बनाए कि यार मुझे तो उसका क्वेश्चन नहीं रहा मेरे दिमाग में, है ना, मैं उसका क्वेश्चन भूल गई, अब हम इसका नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो हम सॉरी ये पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब अगर हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे फिर अब हम इसी का नेगेटिव क्या बन जाएगा कि जो हर क्वेश्चन जो उसका क्वेश्चन था डिड नॉट, अब डिड नॉट को मैंने डिडंट लिख दिया, क्योंकि जब हम इसका शॉर्ट बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिड प्लस नॉट को हम डिड पूरा रहेगा एन, और फिर इसको हम एन का ओ हमने हटा दिया और यहाँ पे हमने आपका एपोस्ट्रोफी लगा दिया, तो डिडंट हम इसको बोल देते हैं। हर क्वेश्चन डिडंट, अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो यानी यहाँ पे आप स्टे आ जाएगा, हर क्वेश्चन डिडंट स्टे विद मी, उसका क्वेश्चन मेरे साथ में नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। बट अगर हम इसका आपका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो फिर हमने वहां पे डिड लगा दिया और फिर उसके बाद हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये एक बहुत कॉमन एरर हो जाता है कि डिड के बाद में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगा देते हैं, जबकि नहीं है, क्योंकि डिड ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जैसे कि आप जानते हैं डू है, डू वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म होता है, डिड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड डन जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डूइंग जो है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और डज जो है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो डिड, अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी टेंस किया था पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में V2 लगाते हैं, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे V2 यानी डिड लगा दिया है, इसीलिए फिर हम यहाँ पे V1 लगाएंगे ना कि V2 लगाएंगे। जैसे आप डू एंड डज के बाद में V1 लगाते हो ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में तो आपने वर्ब लगा दी, फिर मेन वर्ब अब हमारी चेंज नहीं होगी, वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। क्लियर है ये चीज। तो डिड के बाद में फिर आपने क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हमेशा याद रखनी है जब भी आपका पास्ट इंडेफिनिट हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, तो उसको हम नेगेटिव में आराम से बना सकते हैं, उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगी, मेन वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी जो वहां पे दी हुई है। अब अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, अब यही डिड जो है ये आगे आ जाएगा, डिड हर क्वेश्चन स्टे विद मी, क्या उसका क्वेश्चन मेरे साथ रहा, मतलब ऐसे आप बोल सकते हैं कुछ भी चीज करके। ओके। अब अगर मैं आपसे एक चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हम आप मतलब क्या आप इसका वो बना सकते हैं, क्वेश्चन टैग बना सकते हैं, क्या आप इसका क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। कौन से वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग बनाना है आपको, इसका हर क्वेश्चन स्टेड विद मी का आपको क्वेश्चन टैग बनाना है।
तो चलिए अब आपको मैं ये होमवर्क दे रही हूँ कि आप मुझे इसका क्वेश्चन टैग बना के भेजें। बट अगर आपको दिक्कत आती है क्वेश्चन टैग में तो फिर हम छोटी सी तरीके से ही कल भी हम इसका क्वेश्चन टैग भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब इससे देखो हमने क्या किया, हमने रियल ग्रामर भी समझ ली, हमने वोकैबलरी की, हमने रीडिंग की, तो इससे बेस्ट हमारे लिए और क्या हो सकता है। तो चलिए बस अब हम क्लास को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, हम मिलेंगे कल की क्लास में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो लाइक एंड शेयर कर लेना है, और पीडीएफ आपको डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम, ताकि ये आर्टिकल आप दोबारा से रीड जरूर करें, ठीक है। ये आपका लिंक है, मतलब नाम है वहाँ पे, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं कल, बाय एवरीवन।